गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन स्टडी में मैं आज कक्षा 10 के लेसन नंबर 1 में हम हृदय की संरचना के विषय में देखेंगे। इसमें हम मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना के चित्र के माध्यम से उसकी क्रियाविधि भी हम बताना चाहते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर की तरफ आपके जो महाशिरा है, यहां पर आपके दाया आलिंद है, यहां पे आपके पक्ष महाशिरा है और यहां पर आपके दाया नीले है। यहां पर आपके फुफ्फुस धमनी है, ये आपके बाया आलिंद है, ये बाया आपके नीले है। जो भी आपके ब्लड होते हैं वह ब्लड जो शरीर के विभिन्न भागों से जो आपके अशुद्ध ब्लड होते हैं वह आपके दाया आलिंद से होते हुए पक्ष महाशिरा और लास्ट में आपके दाया नीले तक पहुंचते हैं। जो आपके शुद्ध आपके ब्लड होते हैं वह ब्लड फेफड़ों से होते हुए वह आपके बाया आलिंद, उसके बाद आपके बाया नीले तक वह पहुंचते हैं। ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस होती रहती है। उसमें जो मानव का हृदय की जो झिल्ली होती है वह हृदय पेशियों का बना होता है, जिसे मायोकार्डियम कहते हैं। इसकी भीतरी महीन स्तर पर एंडोकार्डियम तथा बाहरी स्तर पर एपिकार्डियम की भित्ति लगी होती है। जो भी आपके रुधिर होते हैं वह रुधिर आपके आलिंद और नीले के द्वारा आपके संचालित होते हैं। जो मनुष्य होता है, मनुष्य में के हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, जिसमें 2 आपके आलिंद होता है और 2 आपके नीले होते हैं। ये जो आपके आलिंद और नीले के द्वारा ही आपके अशुद्ध ब्लड और आपके शुद्ध ब्लड ये हार्ट तक पहुंचते हैं। ये जो आपके उसकी क्रियाविधि है, क्रियाविधि में जो आपके जो हृदय का आयतन जब कम होता है, जिसके फलस्वरूप हृदय धमनियों से में रुधिर पंप करता है, उसको प्रकुंचन कहते हैं। तथा अनुशीलन में हृदय का आयतन बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप अशुद्ध रुधिर शिराओं द्वारा ब्लड अशुद्ध ब्लड हृदय में आता है। जब दोनों आलिंद रुधिर से भर जाते हैं तो उनके एक साथ संकुचन होता है। इसी समय नीले में अनुशीलन होता है, जिसके कारण आलिंद का रुधिर अपनी ओर के नीले के कपाट को खोलकर चला जाता है, जिसके तुरंत बाद ही दोनों नीले
एक साथ संकुचित हो जाते हैं, जिससे दाहिने नीले का अशुद्ध रुधिर फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में तथा बाएं नीले का शुद्ध रुधिर महाधमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। हृदय में 1 मिनट में 65 से 75 बार शरीर में पंप करता है। मनुष्य के औसत जीवन काल में रुधिर 25 गुणे 10⁻⁹ घात बार शरीर में चक्कर लगाता है। हृदय के संकुचन और प्रकुंचन तथा फैलने की क्रिया को अनुशीलन कहते हैं। हृदय का एक प्रकुंचन तथा एक अनुशीलन मिलकर एक धड़कन बनाते हैं। इसमें लगभग 8 सेकेंड का समय लगता है, यानी हृदय 1 मिनट में लगभग 65 से 75 बार धड़कता है। व्यायाम अधिक करने पर हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। हृदय रोगी के पहचान करने के लिए हम ईसीजी द्वारा हृदय की कार्यविधि को अध्ययन करते हैं, यानी जो आपके शुद्ध ब्लड होते हैं, जो आपके फेफड़े होते हैं, फेफड़ों से बाएं आलिंग से होते हुए बाएं नीले तक पहुंचते हैं। अशुद्ध जो आपके शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध ब्लड होता है, वह आपके दाएं आलिंग से आपके दाएं नीले तक पहुंचते हैं। ये उसकी आंतरिक संरचना और उसकी क्रियाविधि है। दोहरा रक्त परिसंचरण के विषय में आपको बताएंगे। दोहरा रक्त परिसंचरण वह होता है जो ब्लड हृदय में 2 बार गुजरता है, उसको दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। पहली बार में हृदय के दाहिने ओर से शरीर के समस्त अशुद्ध रक्त एकत्रित होकर फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए जाता है। दूसरा होता है कि दूसरी बार हृदय के बाईं ओर से फेफड़ों का शुद्ध रक्त समस्त शरीर में पंप किया जाता है। इस प्रकार के परिभ्रमण को दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो भी आपके हार्ट होते हैं, हार्ट में जो आपके शरीर के विभिन्न भागों से जो आपके अशुद्ध रक्त होते हैं, वह दाया आलिंग, दाया नीले होते हुए ये आते हैं, और जो आपका शुद्ध रक्त होता है वह फेफड़ों से आपके दाया बाया नीले और बाया आलिंग में आते हैं। यानी हार्ट में जो ब्लड होता है वह 2 बार आता है, इसीलिए इसको दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। उसके बाद टॉपिक है रक्तदाब या ब्लड प्रेशर। रुधिर वाहिनियों के भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं, क्योंकि जब दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में अधिक होता है, धमनियों के अंदर शरीर का दाब नीले प्रकुंचन के दौरान प्रकुंचन दाब
तथा नीले अनुशीलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीलन दाब कहलाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में जो प्रकुंचन दाब है वह 120 mm तथा अनुशीलन दाब आपके 80 mm होता है। इसे हम स्फिग्मो मैनोमीटर द्वारा हम नापते हैं। उसके बाद होता है आपके धमनी और शिरा में अंतर। जो धमनियां होती हैं रुधिर को हृदय से दूर विभिन्न अंगों द्वारा ऊतकों को ले जाने का कार्य करती हैं। जो आपके शिराएं होती हैं विभिन्न ऊतकों और अंगों से रक्त हृदय में लाने का कार्य करती हैं। जो आपकी धमनियां हैं इनकी दीवारें मोटी, पेशी अधिक लचीली, न चिपकने वाली होती हैं, जबकि शिराएं होती हैं उनकी दीवारें पतली, कम पेशी, न के बराबर लचीली तथा चिपकने वाली नहीं होती हैं। उसके बाद धमनी जो होता है इसमें रक्त अधिक दाब और झटके के साथ तेजी से गति करता है, लेकिन जो आपके शिराएं होती हैं इसमें रक्त कम दाब के साथ धीमी गति से ब्लड बहता है। उसके बाद जो धमनी होता है धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि आपके जो शिराएं होती हैं शिराओं में आपके अशुद्ध रक्त बहता है। लचका लचका एक रंगहीन तरल द्रव है जो ऊतकों और रुधिर वाहिनियों के बीच रिक्त स्थानों में पाया जाता है। यह रुधिर प्लाज्मा का ही अंश होता है। इसमें रुधिर के ही समान लचका कणिकाएं तथा सूक्ष्म मात्रा में कैल्शियम एवं फास्फोरस के आयन पाए जाते हैं। विभिन्न अंगों के संपर्क में होने के कारण लचका में ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसी अम्ल, विटामिन तथा उत्सर्जी पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद है आपको हम पिछले वीडियो में भी बताए थे रुधिर और में क्या है, तो यहाँ पर हम रुधिर और लचका के विषय में अंतर बताएंगे। तो जो भी आपके रुधिर होता है यह एक तरह संयोजी ऊतक है जिसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जी पदार्थ सामान्य मात्रा में पाए जाते हैं। लचका में यह होता है कि लचका एक रंगहीन तरल द्रव होता है जो ऊतकों एवं रुधिर के बीच पाए जाते हैं। इसमें आरबीसी अनुपस्थित तथा डब्ल्यूबीसी उपस्थित होते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जी पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद होता है आपके प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो भी आपके ग्रीन पौधे होते हैं सूर्य के उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करके वह ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। C6H12O6 प्लस 6H2O कुछ रह जाता है पानी और ये ऑक्सीजन बाहर की तरफ निकलता है। ये बाहर की तरफ जो निकलता है इसको हम एक प्रयोग के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो एक क्या करेंगे, हम बीकर ले लेंगे, बीकर में पानी भर देंगे। उसके बाद यहां पर शैवाल या हरे पौधे जो भी हो, शैवाल को हम यहां पर रखेंगे। उसको एक कीप जो मिट्टी का तेल या कड़ू का तेल जो प्रयोग करते हैं वह कीप हम लेंगे, लेकिन वह आगे शीशा युक्त होगा। उसको क्या करेंगे, इसको ऊपर से ढक देंगे और ढकने के उपरांत हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब मान लीजिए कि ये है, इसमें पानी रखेंगे। पानी रखने के उपरांत इसको ऐसे
अंगूठे से दबा देंगे और दबाने के उपरांत ये जो कीप है, कीप के ऊपर ले आकर इसको रखेंगे और इसको सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। जब सूर्य के प्रकाश में रखने के उपरांत जब 1-2 घंटे के बाद आप देखेंगे ये जो पानी होगा, पानी में बुलबुले के रूप में ऊपर की तरफ कुछ गैसें निकलेंगी। ये आपके ऑक्सीजन गैस है। इसको सही परीक्षण करने के लिए क्या करेंगे, पुनः हम इसको जो टेस्ट ट्यूब होता है वह टेस्ट ट्यूब को बाहर की तरफ निकालेंगे और निकालने के बाद माचिस के तिल्ली आप जला दीजिए, उसके सामने ले जाइए तो वह यह तेज जल रहा है। तो इस तरह हम कहेंगे कि यहाँ पर आके कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस उपस्थित है। यदि वह बुझ जा रहा है तो वह जानेंगे कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पर वह बुझ ऑक्सीजन गैस है। तो इस प्रकार हमारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, जो हम श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं या उसका उपयोग करते हैं। जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करना के विषय में हमें पानी कैसे जड़ों से अवशोषित करते हैं पौधे, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो इसका हम यदि सेक्शन काटें जड़ का तो कुछ ऐसे संरचना दिखाई देता है। जैसे सबसे बाहर की तरफ आपके मूल रोम होता है या रूट हेयर जिसको कहते हैं, ये आपके एपिडर्मिस वाला सेल्स होता है, ये आपके कॉर्टेक्स वाला सेक्स होता है, यहाँ डब्ल्यू के आकार के आपके एंडोडर्मिस होता है। इसमें नीचे की तरफ आपका परिरम या पेरिसाइकिल्स होती है और यहाँ पर आपके फ्लोएम के सेल्स होते हैं, ये आपके जाइलम के सेल्स होते हैं। ये हमें जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण कैसे करते हैं इसके विषय में हमें चर्चा करना है। तो यहां पर ये पानी होता है, ये जड़ें मिट्टी के अंदर होती हैं, पानी होता है। तो यहां पर आपके परागण की अब क्रिया होती है, क्योंकि यहां पर जो पानी का जो सांद्रता होता है वह कम होता है, यहाँ की सांद्रता ज्यादा होती है। तो कम सांद्रता अधिक सांद्रता की तरफ जाना आपके परागण की क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर सांद्रता कम है, यहाँ पर सांद्रता ज्यादा है और यहाँ पर ससंजन बल भी लगते हैं। ससंजन बल एक ही प्रकार के कण के बीच लगने वाला बल को हम ससंजन बल कहते हैं। यहाँ पर पानी में सांद्रता कम होता है, यहाँ पर सांद्रता ज्यादा होता है, तो पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है ससंजन बल के कारण। यहाँ पर कुछ पानी मिल जाता है तो फिर से यहाँ पर सांद्रता कुछ कम जाती है, इसलिए इसको हम ए बी सी डी ई के माध्यम से हम दिखा भी सकते हैं। तो यहाँ पर जब पानी चढ़ने के उपरांत यहाँ पर सांद्रता ज्यादा होता है, यहाँ पर कम, फिर से ऊपर की तरफ पानी चढ़ता है, फिर से यहाँ पर सांद्रता ज्यादा हो जाता है, यहाँ पर कम जाता है, पुनः पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है। ऐसे ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ते हुए जाइलम के जो सेल्स होते हैं उसके द्वारा पानी आवश्यकता अनुसार पानी को अवशोषित करते रहते हैं, या इसके जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। उसके बाद फ्लोएम द्वारा पादपों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है। तो जो भी आपके भोज्य पदार्थ होते हैं, तो भोज्य पदार्थ जो पौधे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे का मुख्य भाग आपके पत्ती होता है, वहीं पर आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो भोज्य पदार्थ जो बनता है, जो आपके प्रकाश संश्लेषण में भी हम बताए हैं कि ग्लूकोज का निर्माण होता है जिसको आप कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो वह क्या करते हैं, ये फ्लोएम के सेल्स पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण उसे ही कहते हैं। उसके बाद होता है आपके उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है कि शरीर में होने वाले उपापचय क्रियाओं
के परिणाम स्वरूप हानिकारक एवं विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। इस पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ये उत्सर्जन की प्रक्रिया चार प्रकार के होते हैं। पहले एमिनो अम्ल का उत्सर्जन, इसमें जो उत्सर्जन होता है एमिनो अम्ल का, इसमें जैसे आपका सीपी होगा, ये होते हैं, इसमें ये एमिनो अम्ल का उत्सर्जन इसमें पाए जाते हैं। वैसे ही आपके अमोनिया का उत्सर्जन, अमोनिया का उत्सर्जन ये नाइट्रोजन उत्सर्जन मुख्यतः अमोनिया के रूप में होता है। तो जो भी आपके जलीय कशेरुक होते हैं या उभयचर होते हैं उसमें पाए जाते हैं। उसके बाद होता है आपके यूरिया का उत्सर्जन, इसमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन मुख्यतः यूरिया के रूप में होता है। जैसे आपके स्तनधारी मनुष्य है उसमें पाए जाते हैं। उसके बाद यूरिक अम्ल का उत्सर्जन, इसमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में होता है। जैसे आपके पक्षी है, सरीसृप है इत्यादि में पाए जाते हैं। उसके बाद होता है मानव में उत्सर्जन अंग, ये आपके फिगर हम दिखाए हुए हैं। इसमें सेल के आकार के ये किडनी पाई जाती है। इसकी संख्या आपके 2 होती हैं, वह आपके दाएं बाएं दोनों तरफ पाए जाते हैं। इसमें ये आपके मूत्र वाहिनियां हैं, यहाँ पर आपके मूत्राशय होता है, यहाँ पर आपके मूत्र मार्ग होते हैं। ये आपके पृष्ठ महाधानी होता है, ये आपके अग्र महाशिरा होता है, यहाँ पर आपके किडनी में आपके बलकुट होता है और ये आपके मेडुला होता है। इसमें जो आपके उत्सर्जन, मानव में जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होता है वह जो आपके शरीर से नाइट्रोजनस पदार्थ अपशिष्ट के रूप में बाहर की तरफ जो निकाला जाता है वही आपके उत्सर्जन होता है। तो मानव में जो आपके उत्सर्जित पदार्थ है जैसे आपके यूरिया मूत्र के रूप में निकाला जाता है। इसमें जो किडनी होता है, किडनी वह आपके सेम के आकार के संरचना पाते हैं, उसकी संख्या आपके 2 होती है। इसका जो भार होता है वह 130 से 160 ग्राम तक होता है, लेकिन जो स्त्रियां होती हैं वहां पर उसका जो भार होता है वह 110 से 150 ग्राम तक होता है। मनुष्य के दायां वृक्क किडनी और बाएं किडनी की अपेक्षा कुछ पीछे की ओर या तथा नीचे की ओर होता है। यहाँ पर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह किडनी के द्वारा जो अलग किए होते हैं, उस अपशिष्ट पदार्थ को अलग करने के बाद रुधिर वृक्क शिराओं द्वारा वापस भेज दिया जाता है। वृक्क द्वारा अलग किए गए अपशिष्ट पदार्थ वह को ही हम मूत्र कहते हैं। इसमें मूत्र वाहिनियों से मूत्राशय में पहुंचता है और मूत्र मार्ग के द्वारा वह जो पेशाब होता है वह बाहर की तरफ निकलता है। तो ये आपके मानव के उत्सर्जन अंग होते हैं। वृक्क की आंतरिक संरचना, इसके पहले उत्सर्जन में हम दिखाए थे आपको किडनी। तो किडनी में आपकी जो उसकी आंतरिक संरचना है उसको हम दिखाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके मूत्र वाहिनी है, यहाँ पर आपके हाइलम है, ये आपके पेल्विस है, यहाँ पर आपके दीर्घ कैलिक्स है और यहाँ पर आपके लघु कैलिक्स होता है। ये आपके वृक्क बलकुट होता है, यहाँ पर आपके मेडुला पिरामिड होता है। जो किडनी होता है मनुष्यों में उसकी संख्या आपके 2 होता है, वह सेम के आकार की होती है और वह कत्थई रंग की वह आपकी संरचना होती है। इसमें जो आपके वृक्क होता है वह वृक्क लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा
तथा 5 से 6 सेंटीमीटर के चौड़ा होता है और ब्रिक के भीतरी धसे हुए किनारे के कीप में खोखली संरचना होती है जिसको श्रोणि कहते हैं, या ये वाला भाग आपको कहते हैं पेल्विस। उसके बाद जो आपके शर्करा होकर मूत्र वाहिनियों का निर्माण करती है वह असंख्य कुंडलित तथा लंबी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिसको ब्रिक नलिका कहते हैं और प्रत्येक पिरामिड का चौड़ा भाग बलकुट की ओर रहता है जिसको आप कैलिक्स कहते हैं, ये वाला भाग है। और यह कैलिक्स श्रोण में ही खुलता है। इसकी संरचना के बाद जो इसका कार्य होता है वह ये उपापची नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया का द्रव अवस्था में शरीर से बाहर निकलता है। दूसरा, ये रुधिर में उपस्थित अन्य विषैले तथा अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है। इसके अतिरिक्त पोषक पदार्थों का उत्तक द्रव से निष्कासन करते हैं जिससे इसका संतुलन बना रहता है। तो ये है आपके ब्रिक की संरचना। उसके बाद है आपके कृत्रिम ब्रिक। यदि हमारा जो किडनी है वह काम नहीं कर रहा है तो हम कृत्रिम ब्रिक से हम शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर की तरफ निकालते हैं। उसमें जो ब्रिक होता है, ब्रिक का सुचारू रूप से काम न करने पर शरीर में विषैले अपशिष्ट पदार्थ संचित हो जाते हैं जिससे मृत्यु भी हो सकती है। शरीर में एकत्रित व्यर्थ उत्सर्जित पदार्थ को ब्रिक की सहायता से पृथक करने को शरीर को रुधिर अपोहन कहते हैं। अपोहन मशीन का कृत्रिम ब्रिक कहते हैं। कृत्रिम ब्रिक में रुधिर का सेलोफोन की झिल्ली से बाधित नलिकाओं द्वारा प्रवाहित की जाती है जिससे शुद्ध किए गए रुधिर को शिराओं के द्वारा वापस शरीर में पहुंचा दिए जाते हैं। उसके बाद होता है आपके पार्थों में उत्सर्जन। जैसे जंतुओं में देखते हैं कि उत्सर्जी अंग के द्वारा बाहर की तरफ निकालते हैं, वैसे ही जो आपके पादप होते हैं पादपों में भी हमें जो वज्र पदार्थ होते हैं, बेकार पदार्थ होते हैं, वह बाहर की तरफ निकालते हैं। इसमें आपके गैसीय अपशिष्ट पदार्थ या तरल अपशिष्ट पदार्थ। तो गैसीय अवस्था में जो भी आपके अपशिष्ट पदार्थ है वह हम रंध्रों या आपके वात रंध्रों या क्यूटिकल के द्वारा हम पौधे के शरीर से बाहर की तरफ निकालते हैं। वह आपके गैसीय अपशिष्ट पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो, वह आपके अपशिष्ट पदार्थ हो, उसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं। वैसे ही आपके तरल अपशिष्ट पदार्थ, तो ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा अधिक मात्रा में जल यदि शरीर में है तो उसको बाहर की तरफ हम निकालते हैं। तो वाष्प के रूप में, बूंद बूंद के रूप में यदि हम बाहर की तरफ निकालते हैं वही आपके बिंदु श्रावण कहलाता है। उसमें आपके टॉपिक स्टार के रूप में हम दिखे हैं और शॉर्ट नोट में कि ठोस अपशिष्ट पदार्थ पादप ठोस अपशिष्ट उत्पादों को कोशिकीय रिक्तिका तथा उत्तकों में संचित होता है। वैसे शॉर्ट नोट में भी आपके बिंदु श्रावण है। आपके पत्तियों में बूंद बूंद के रूप में जल देखते हैं कि बाहर की तरफ निकलता है, यह बिंदु श्रावण कहलाता है। जैसे अरवी की पत्ती देख लीजिए, वहां पर भी आप देखेंगे सवेरे
तो वह कुछ पानी की तरह की आपकी संरचना होता है, वही आपके बिंदु श्रावण कराता है। तो इस तरह ये चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।